हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.11 के कंसेप्ट्स। लेकिन उससे पहले आप लोग जानते ही हो मैग्नेट ब्रेन्स की 11th एंड 12th क्लास साइंस स्ट्रीम की फैमिली को। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अगर सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ईजी वे में पढ़ना है तो ये सारी फैकल्टीज तैयार है आपकी मदद करने के लिए। सो मैग्नेट ब्रेन से कनेक्टेड रहिए, अपने 11th एंड 12th साइंस स्ट्रीम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 7.11। सो इस एक्सरसाइज में बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, सीरियसली बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। बस आपको 7 या 8 प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज में बहुत अच्छे से अपनी पकड़ बनानी है। आपको यह समझना है कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी और हम किस प्रॉपर्टी के थ्रू अपने क्वेश्चंस को बहुत इजी बना सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी 7.11, ये पूरी बेस्ड है ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि ये डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लिमिट्स कैसे सॉल्व करते हैं, राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अभी हम छोटी छोटी चीजें सीख चुके हैं। अब बारी है प्रॉपर्टीज की एंड सीरियसली ये जो टॉपिक है ये बहुत इजी टॉपिक है। ओके, और इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम में, तो हम लोग इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी जो आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की है। सो डेफिनेट इंटीग्रल की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि कोई फंक्शन है आपका f(x) dx, उसे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं a से b। ओके, क्या कह रही है पहली प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है, सपोज कोई फंक्शन है x के टर्म्स में, उस फंक्शन को आप लोग a से b कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा ना ये डेफिनेटली बराबर होगा या सेम होगा कोई ऐसा फंक्शन जो t के टर्म्स में है। ओके, और लिमिट्स आपकी सेम है। कहने का मतलब ये है कि डेफिनेट इंटीग्रल्स में वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए, चाहे वो x में हो या वो t में हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, फर्क किससे पड़ता है? फर्क पड़ता है कि फंक्शन सेम होने चाहिए और जो लिमिट्स है वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका आंसर सेम आता है। मैम एक एग्जाम्पल दे दो तो हम बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल अपन खुद ही सोचते हैं। सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है, कहां से कहां, सपोज कर लो आप लोग, मेरे पास कोई फंक्शन है 0 से π/2। ओके, 0 से π/2, या फिर एक काम करो, क्यों जाए π/2 पे, 1 से 2 ले लो। कोई फंक्शन है आपके पास 1 से 2, ये लिमिट है उसकी, और फंक्शन है आपका x dx। ओके, अब इसका जो आंसर आएगा ना वो डेफिनेटली बराबर होगा इससे, अगर कोई फंक्शन है 1 से 2 और यहां लिखा है t dt। ओके, तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन सेम है, भले ही यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट हो, वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता। ओके, अगर इस तरीके से क्लियर नहीं है तो एक और एग्जांपल लो। सपोज कोई फंक्शन है आपका 0 से π/4 और यहां लिखा है cos x dx। ठीक है, या फिर मैं कहूं कोई फंक्शन है मेरा 0 से π/4 और यहां लिखा है cos t dt। ओके, तो x लिखें या t लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फंक्शन की डेफिनेशन सेम होनी चाहिए और फंक्शन की लिमिट सेम होनी चाहिए, तो हमें आंसर सेम ही मिलता है। ठीक है, आप अपने वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम एक बार इसका आंसर देख लें क्या अपन, कि सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो सपोज इसका आंसर क्या आता, इसका आंसर इंटीग्रेट करके आपको क्या मिलता, x²/2 है ना, और लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट है आपकी 1 से लेके 2 तक। जब आप लिमिट यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलता, अपर लिमिट में 4/2 माइनस 1/2 है ना, तो आपको आंसर क्या मिलता, 3/2। ओके, ये आपका x²/2 वाला केस हुआ। अब जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या इसका आंसर भी 3/2 आएगा, चलो चेक कर लो। t का इंटीग्रेशन क्या मिलता है आप लोगों को, t²/2। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2, नहीं लिमिट आपकी 1 से 2। देखो लिमिट्स दोनों की सेम होनी चाहिए, डेफिनेशन सेम होना चाहिए। अब उस डेफिनेशन को डिफाइन करने वाला वेरिएबल डिफरेंट हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा, रखो पहले अपर लिमिट 4/2 माइनस 1/2 और ये आंसर भी आपका 3/2 आ रहा है। ठीक है, सो आई होप पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर है।
सो डेफिनेट इंटीग्रल के केस में अगर कोई दो फंक्शन है जिसे आप इंटीग्रेट कर रहे हो और उन दोनों फंक्शन की डेफिनेशन सेम है लेकिन वेरिएबल डिफरेंट है, लिमिट सेम है, तो उनका आंसर सेम आता है। और इस प्रॉपर्टी को ना हम किसी क्वेश्चंस में देखना यूज भी करेंगे। ओके, आई थिंक एक आपका क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज 7.11 का, वहां पे मैंने इस प्रॉपर्टी को ना अपन यूज करेंगे, आप देखना। ठीक है, तो वेरिएबल डिफरेंट, नो प्रॉब्लम। कब प्रॉब्लम? क्या होना चाहिए? फंक्शन सेम होना चाहिए, लिमिट सेम होना चाहिए। वेरिएबल बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप इस एग्जाम्पल से आप इस चीज को समझ पाए हैं। पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई है। दूसरी प्रॉपर्टी से बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है। दूसरी प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है कि a से b fx dx में इंटीग्रेट करूं। ओके, a से b fx dx में इंटीग्रेट करूं, या फिर अगर मैं इन लिमिट्स को ऊपर नीचे करना चाहती हूं तो क्या कर दूं, यहां नेगेटिव का साइन बना देते हैं। ओके, लिमिट आपकी a से b थी, आपकी लोअर लिमिट a थी, अपर लिमिट b थी। अगर मैं इन रिवर्स को इंटरचेंज करना चाहती हूं तो मुझे नेगेटिव का साइन लेके आना पड़ता है। तो ये रहा नेगेटिव का साइन, ये जो अपर लिमिट थी लोअर लिमिट बन गई, जो लोअर लिमिट थी वो आपकी अपर लिमिट बन गई। तो इस बात का ध्यान रखना। ओके, क्या कहा मैंने यहाँ पे? प्रॉपर्टी नंबर 2 आपसे क्या कहती है कि कोई आपके पास लिमिट है a से b fx dx। ठीक है, मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकती हूं लेकिन ऐसे ही नहीं कर सकती, नेगेटिव का साइन लगाना पड़ता है। नेगेटिव का साइन लगाओ, लिमिट्स को घुमा दो। सो ऊपर वाली लिमिट नीचे वाली बन गई, नीचे वाली लिमिट ऊपर वाली लिमिट बन गई, और ये आपका फंक्शन एज इट इज। ठीक, इसका आप प्रूफ करके भी देख सकते हो। आप इसका प्रूफ चेक कर लो, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। एक बार इसका प्रूफ देखें क्या? ओके, चलो यहां पे आ जाओ। मैं LHS से करती हूं बात। LHS क्या है मेरा? ये a to b fx dx है। तो जब मैं a से b fx dx को करूंगी इंटीग्रेट, तो सपोज मुझे इसका आंसर मिलता है f of x इंटीग्रेट करके। अब आप लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं इस चीज से कि डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैंने इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसे इंटीग्रेट किया तो मुझे f of x मिला। सपोज इसको इंटीग्रेट करके क्या मिल रहा है? कैपिटल f of x, और लिमिट है आपकी a से b। ओके, अब जरा इसमें लिमिट रखो, आप इसमें लिमिट रखो तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा f of b माइनस f of a। ये इसका रिजल्ट आया। ठीक है, अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं या फिर मैं इसमें से माइनस के साइन को कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस। ओके, यहां ब्रैकेट बनाइए, ये बना f of a माइनस f of b। ओके, और ये जो चीज है ना, ये जो है, ये इतना हिस्सा ही तो है। इमेजिन कर लो, इसका माइनस के साइन को भूल जाओ, अभी इसे इंटीग्रेट करो तो अपर लिमिट क्या? f of a माइनस f of b, और देखो नेगेटिव का साइन अपने आप ही आ गया। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ हो गया कि अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, बस नेगेटिव के साइन को हमें बुलाना पड़ता है। मैम, इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें समझना क्या है? बेसिकली इस एक्सरसाइज में आप लोगों को ये सारी प्रॉपर्टीज को अपने माइंड में फिक्स करना है। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी वो ये कहती है कि जब तक लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, तो उनका आंसर सेम आता है। वेरिएबल जो वेरिएबल है जो इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, अगर वो डिफरेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब तक प्रॉब्लम नहीं है? जब तक लिमिट सेम है और फंक्शन सेम है। ओके, वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता फर्क? क्योंकि लास्ट में इंटीग्रेट करके, आपने देखा ही, लास्ट में इंटीग्रेट करके आपको क्या रखना पड़ता है? आपको लिमिट्स रखनी पड़ती है। तो इसीलिए वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कभी आप अपने लिमिट्स को इंटरचेंज करना चाहते हो, ओके, सपोज ये आपके पास इंटीग्रेंड था, ये आपके पास इंटीग्रल था, आपने देखा कि यहाँ पे आपकी लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, लेकिन आप मान लो कि लिमिट्स को थोड़ा सा इंटरचेंज करना चाहते हो। आप चाहते हो कि b लोअर लिमिट बन जाए, a अपर लिमिट बन जाए, तो बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक नेगेटिव के साइन को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है।
ओके सो क्या करते हैं, अगर ए से बी है और आप लोग बी से ए बनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल बना सकते हो, बस यहाँ पे नेगेटिव के साइन को भी बना देना, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है लिमिट्स कैन बी इंटरचेंज, लेकिन कीप इन माइंड कि माइनस के साइन को लगा देना। ओके अब इसी का एक पर्टिकुलर केस है, सपोज आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है और ऐसा कभी क्वेश्चन आ गया कि इंटीग्रेट करो, तो आप लोग आराम से अपनी आंख बंद करके आंसर 0 लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो लास्ट में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, यहाँ देखो अपर लिमिट भी a है, लोअर लिमिट भी a है, उल्टा बोल दिया मैंने, लोअर लिमिट भी a है, अपर लिमिट भी a है। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे ओके तो आपको कोई फंक्शन मिला, इस फंक्शन में आप क्या लगाएंगे, लिमिट्स को लगाएंगे। ओके अब सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट रखें तो आपको मिलेगा f ऑफ a, अपर लिमिट रखने के बाद आपको लोअर लिमिट रखनी है तो वो भी मिलेगा आपको f ऑफ a और आंसर मिल जाएगा आपको 0। ये बात क्लियर है? ओके सो कभी अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है तो उसका इंटीग्रल का आंसर 0 होता है। ये दो प्रॉपर्टी हमने रिकॉल कर लिया, ठीक है। सो 7.11 एक्सरसाइज और 7.11 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आपसे पता है क्या कहेंगे, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व। तो जब तक आपको प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो आप उसे यूज कैसे करोगे, तो इसीलिए आई होप ये दो प्रॉपर्टीज में आपको कोई डाउट नहीं है। इसका प्रूफ भी आप समझ गए हैं। प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, जो इंपॉर्टेंट है वो प्रॉपर्टीज को समझना ओके और क्वेश्चंस पे उन प्रॉपर्टीज को लगाना, ठीक है। क्लियर है ये सारी बातें? यहाँ पे क्या हो गया, ये इसके बराबर क्यों है, ठीक। चलो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। अगर सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो प्रॉपर्टी नंबर 3, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सपोज कीजिए कोई इंटीग्रल है आपके पास, यहाँ देखो आप लोग, कोई इंटीग्रल है आपके पास a से b fx dx, ठीक है। और हम जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है कि एक एरिया, ये वाला एरिया, ये आपका फंक्शन f ऑफ x है, सही बात है, यही डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है। अब मान लो कि यहां पे आपको ना कोई पॉइंट c मिल गया, कोई पॉइंट c मिल गया, एक ऐसा पॉइंट c जहां पे आपके फंक्शन ने ना थोड़ा सा बिहेवियर बदल दिया। तो हम क्या करते हैं अपने इंटीग्रल को, हम क्या करते हैं अपने इंटीग्रल को उस पॉइंट पे जहां पे आपके फंक्शन ने बिहेवियर को बदल दिया है उस पॉइंट पे ब्रेक करके और फिर उसे इंटीग्रेट करते हैं और फिर उसकी लिमिट बनाते हैं, ठीक है। आपके पास स्टार्टिंग में क्वेश्चन कहां से कहां था, स्टार्टिंग में आपके पास क्वेश्चन था a से b करना था इंटीग्रेट, लेकिन आपने देखा कि ये जो फंक्शन है ना ये इस पॉइंट c पे अपना बिहेवियर बदल रहा है। तो जब ये अपना बिहेवियर बदल दे, जिस पॉइंट पे ये अपना बिहेवियर बदल दे वो पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है, सपोज हो सकता है कि ये जो पूरा फंक्शन था a से b में जो डिफाइन था, जैसे a से b में आपको इंटीग्रेट करना था, आपने देखा यार ये जो फंक्शन है ना इस पॉइंट c पे मान लो पॉजिटिव नेचर शो कर रहा है और इस पॉइंट पे ये नेगेटिव नेचर शो कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कोई फंक्शन आपको मिलता है जो किसी एक पॉइंट पे आपको लगता है कि वो ना अलग अलग नेचर शो कर रहा है, जब अलग नेचर शो करे तो आप अपने इस फंक्शन को पहले यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दो और फिर यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। a से c fx dx प्लस c से b fx dx। अब आपको ना थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा होगा कि मैम ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है, मतलब क्या क्या मिलेगा हमें, सो हमें और हमें कैसे पता चलेगा कि c पॉइंट यही है, तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आपके ना पास एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे हम इस प्रॉपर्टी को लगाने वाले हैं, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन है, वो जो पैटर्न है जो अपना बिहेवियर बदलता है, दैट इज द मॉड फंक्शन। तो जब आपके पास देखो, अब आपको पता कैसे चलेगा ना पेपर में कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, तो मैं आपको ना ये हिंट दे रही हूं। क्या हिंट है कि जब आपके पास मॉड वाले क्वेश्चन आएंगे ना तब आप समझ जाना आपको यही प्रॉपर्टी लगानी है। और ये सेम सवाल मैं आपसे एक्सरसाइज 7.11 में पूछूंगी जब मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस कराऊंगी। कौन से वाले क्वेश्चंस? मॉड वाले क्वेश्चंस। क्योंकि मॉड वाले क्वेश्चंस में ना एक ऐसा पॉइंट आपको मिलता है जहां पे आपका जो क्वेश्चन है वो अलग बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो मॉड वाले केस में हम इस प्रॉपर्टी को याद करते हैं, ओके। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत डीप में मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि कैसे क्लिक होगा। जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो ये सारी चीजें ना आपको बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। एंड दैट इज माय प्रॉमिस कि एक्सरसाइज 7.11 जैसे ही आपकी एंड होगी ना, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन आप एक भी गलत नहीं करेंगे, ओके, ठीक है। चलो, तो अभी बस आप हल्की हल्की हिंट अपने दिमाग में बनाते चलो कि ये जो
जिस पॉइंट पे ये जो टूटता है आपका इंटीग्रल, तो ये प्रॉपर्टी कब लगाना है, जब मॉड वाले क्वेश्चंस आए, क्योंकि मॉड वाले क्वेश्चंस में ऐसा कुछ डेफिनेटली होता है जहां पे आपकी फंक्शन की डेफिनेशन बदल जाती है। ठीक है, तो ये एक सस्पेंस है, जब क्वेश्चन आएगा तब ये सस्पेंस आपका क्लियर होगा। ओके, चलो मैं आपको उस एग्जाम्पल के थ्रू से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अब आप आ जाइए प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4, और ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, अच्छा ये जो प्रॉपर्टी 4 मैंने लिखी है ना, ये इसी में से ही आई है। तो देखा जाए प्रॉपर्टी 4 बोलूं या प्रॉपर्टी 3 बोलूं, ये दोनों प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए महा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महा इंपॉर्टेंट। और प्रॉपर्टी नंबर 4 को अपन एक नाम देते हैं। ठीक है, ये बुक का नाम नहीं है, अपना दिया हुआ नाम है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फेवरेट प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी आपको लगेगा मैम क्यों फेवरेट, तो जब आप क्वेश्चंस को करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा। जब आप परेशान हो रहे होगे अपने क्वेश्चंस में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व करें, तब आपके सामने ना ये एक उम्मीद की किरण है, प्रॉपर्टी नंबर 4। आपको अगर कभी कुछ समझ में ना आए डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस में, जहां आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कुछ भी अगर समझ में ना आए ना, तो आप बस आंखें बंद करके प्रॉपर्टी 4 को रिकॉल कर लेना, आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। और ये सच में ऐसा होता है। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, आप खुद ही देखना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके प्रॉपर्टी 4 से खत्म हो जाते हैं, बहुत ही खुशी खुशी आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, फेवरेट प्रॉपर्टी। ठीक है, सो ये अपना दिया हुआ नाम है, अपन बोलेंगे फेवरेट प्रॉपर्टी को रिकॉल करो, तो आपको ये प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। ठीक है, ओके मैम। सो प्रॉपर्टी नंबर 3 पहले पढ़ लें, फिर 4 को देखते हैं, और फिर देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस में इन्हें लगाया जाता है। सो ये क्या कहती है आपसे प्रॉपर्टी 3 कि सपोज कोई क्वेश्चन है जहां पे लिमिट a से b जा रही है, और ये लिखा है आपका फंक्शन f(x) dx। ठीक, a से b आपकी लिमिट जा रही है, फंक्शन है f(x) dx। तो हम क्या करते हैं, लिमिट्स तो आपकी वैसी की वैसी ही रहती है, यहां पे इस x को हम रिप्लेस कर देते हैं इन दोनों के सम से, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, ये प्रॉपर्टी है। क्या है ये प्रॉपर्टी, कि अगर आपका कोई इंटीग्रल है जो a से b f(x) dx की तरफ जा रहा है, तो इसका जो रिजल्ट आपको मिलता है दैट इज a to b f, और x को रिप्लेस करते हैं अपन a प्लस बी से। सो x को किससे रिप्लेस किया, a प्लस बी से, सो a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक, अपन जब क्वेश्चंस में लगाएंगे इनको तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि a से b, यहाँ पे याद रखो a से b f(x) dx दिख जाए क्वेश्चन में, और क्वेश्चन आपसे कह दे कि सॉल्व करो यूजिंग द प्रॉपर्टीज, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स से अपने x को कर देंगे रिप्लेस। ओके, अब प्रॉपर्टी 4 जिसे हम कहते हैं फेवरेट प्रॉपर्टी, इसमें ऐसा क्या है, देखो ये कहता है कि 0 से a f(x) dx है क्वेश्चन में अगर, ओके 0 से a f(x) dx है क्वेश्चन में अगर, तो आप क्या करें, आप x को रिप्लेस कर दें a माइनस एक्स से। ठीक है, देखा जाए तो ये इसी का ही रूप है। आप x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 0 प्लस a, 0 प्लस a क्या होता है a, तो हमने x को रिप्लेस कर दिया a माइनस एक्स से। बस इतना याद रखो। अगर आपके पास क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी कौन सी लगाना है आपको, 0 से a f(x) dx, तो 0 से a f(x) dx में जब आप प्रॉपर्टी लगाते हैं तब आप x को रिप्लेस कर देते हैं a माइनस एक्स से, दैट्स इट। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज पे और जरा इनको समझते हैं, फिर मैं आपको ना कुछ हिंट भी बता दूंगी यहाँ पे, जिससे आपको क्लिक हो जाएगा कि प्रॉपर्टी 4 तो लगानी ही है। ठीक, आ जाओ पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये एग्जाम्पल आपके सामने है, इसे आपको इंटीग्रेट करना है π/6 से π/3 dx अपॉन √1 dx अपॉन 1 प्लस √10x। तो जब ये क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन पता है आपसे क्या बोलेगा, सॉल्व यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ठीक है जी, हमने अपने क्वेश्चन को लिख लिया। यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, i इज इक्वल टू π/6 से π/3 कहां से कहां, dx अपॉन 1 प्लस √10x। ये लिखा आपने क्वेश्चन। सपोज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और आपसे बोला जाए जरा इसे इवैल्यूएट कीजिए, तो हम तो लगाएंगे इसमें प्रॉपर्टी। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगा दे। आपको ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे a लिखा है, यहाँ पे b लिखा है ना, a से b, और ये आपका f(x) dx। जी मैम बिल्कुल दिख रहा है। और एक और चीज जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ, क्या कि इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन टफ नहीं है।
क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली स्टेप क्या होती है? सबसे पहली स्टेप होती है सिंप्लीफिकेशन। अगर आप अपने इंटीग्रैंड को सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आपका जो पहला टारगेट होता है वो सिंप्लीफिकेशन का ही होता है। अगर यही 10x आपको 10th क्लास में दिखता तो आप इसे कैसे लिखते? sin x by cos x के फॉर्म में। तो जो हम 10th में काम करते थे वो हम 12th में क्यों ना करें? चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन सामने आया, हम बिल्कुल प्रॉपर्टी लगाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल की, लेकिन उस प्रॉपर्टी को लगाने से पहले हम जरा इसे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखेंगे और फिर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। आई होप ये चीज क्लियर है। ओके आ जाओ। सो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? पहले तो हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं मैम, हम प्रॉपर्टी अभी तो नहीं लगा रहे, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज π/6 से π/3। यहाँ पे कैसे लिखेंगे अपन? अब ये अपन मन में कर सकते हैं, है ना। ये अपन क्या लिखेंगे? रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स। रूट कॉस एक्स एलसीएम लिया तो ये बनेगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और रूट कॉस एक्स आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये मन में अपन इतना कर सकते हैं सॉल्व। ओके जी, तो हमने जब इसका एलसीएम ले लिया तो हमें मिला रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, यहां क्या लिखेंगे आप लोग? रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या? तो मुझे बता दो, यहां तक सब ठीक है ना। देखो रूट 10x था तो रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स, एलसीएम लिया तो रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। रूट कॉस एक्स नीचे क्या करेगा? उसको ऊपर सेंड कर दिया। ठीक है, इतना किया, फिर हमेशा याद रखना इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो। ओके, आपने सिंप्लीफाई कर दिया, अभी तक आपने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, आपने सिंप्लीफाई किया, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। ओके जी, इतना क्लियर है? ओके मैम, अब क्या करने वाले हो आप? और एक और चीज देखो, हमेशा i इज इक्वल टू इस तरीके से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना। ओके, हमेशा अपने क्वेश्चन को नाम दे देना। क्या नाम देंगे आप लोग? i नाम देंगे। अब क्या करना है मैम? अब लगानी है आपको प्रॉपर्टी नंबर 3। सो प्रॉपर्टी नंबर 3 आपसे क्या कहती है कि कभी लाइफ में a से b इंटीग्रेट करने के लिए मिल जाए अगर, तो आप कैसे लिखेंगे आंसर? a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो इस प्रॉपर्टी 3 को मैं यहां लगाने वाली हूं। ठीक है, तो क्या करना है मुझे x को रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस एक्स से। तो ये a है, ये b है, इनका एडिशन करके रख लूं क्या मैं? मेरे पास a क्या है? π/6। मेरे पास b क्या है? π/3। चलो आ जाओ, a प्लस बी को ऐड कर लेते हैं। ऐड करोगे तो एलसीएम 6 आएगा, यहां पे बनेगा पाई, यहां पे बनेगा 2 पाई, पाई प्लस 2 पाई 3 पाई। सो दिस इज 3 π/6। सिंप्लीफाई करो, 3 1 जा 3 2 जा 6। मतलब मुझे a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल रही है? π/2 मिल रही है। तो मैं बेसिकली अब जरा यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखूंगी? a प्लस बी माइनस एक्स। a प्लस बी मैंने अलग से सॉल्व कर लिया, कितना आया? π/2। तो π/2 माइनस एक्स से यहां जहां जहां x लिखा है, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, जहां जहां लिखा है वहां वहां x को आप रिप्लेस कर देंगे π/2 माइनस एक्स से। ये π/2 कैसे आया? इन दोनों को ऐड करके आया, क्योंकि प्रॉपर्टी तो वो ही कहती है। ठीक है जी, तो आ जाओ। सो i इज इक्वल टू क्या मैम? ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये लिमिट्स यहां रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी, आप चेक कर लो, है ना। सो π/6 से π/3 बिल्कुल आपको लिखना है। अंडर रूट कॉस x को क्या लिखना है आपको? a प्लस बी माइनस एक्स। इन दोनों को ऐड किया, मैंने पहले ही ऐड करके रख लिया, कितना आ रहा है? π/2। तो π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस x की जगह पे क्या लिखना है आप लोगों को? π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट क्या लिखा है? साइन एक्स, राइट। तो क्या लिखेंगे आप लोग? साइन π/2 माइनस एक्स, और ये रहा आप लोगों का dx। यही मैंने x लिखा है। ठीक है, ये x लिखा है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। ओके जी, ठीक है। अब बताओ cos 90 माइनस एक्स क्या होता है? cos 90 माइनस एक्स, 90 का मतलब होता है कि चेंज हो जाता है, तो cos साइन में, साइन cos में बदलता है, और 90 माइनस एक्स का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो हमें i कितना मिलेगा? अब मैं ये पोर्शन हटा सकती हूँ, है ना, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई है। सो हमें i कितना मिल जाएगा? देखो जरा, वो ही अपना π/6 से आप क्या लिखेंगे? लिमिट अपनी π/3 अंडर रूट cos 90 माइनस एक्स, आप जानते हो ये होता है sin x, फिर अंडर रूट cos 90 माइनस एक्स कितना? sin x
प्लस अंडर रूट साइन 90 माइनस एक्स कितना कॉस एक्स, और ये लिखा dx। प्रॉपर्टी लग गई, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देना। प्रॉपर्टी लगा दी, सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब जरा एक चीज ऑब्जर्व करो, जितना अच्छे से आप ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छा आपका इंटीग्रेशन होगा। आप यहां देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बेसिकली पता है प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 में हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आपको गिवन होता है उसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई करके जो नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास आती है उसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, और फिर हम फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को ना ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं पता है आपको? सो दैट इंटीग्रल इजी हो जाए, क्योंकि इन द एंड आपको करना क्या है, इन द एंड आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रल इजी हो जाए, तो इसीलिए प्रॉपर्टी लगा के इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। आप बोलोगे मैम ऐड करके कुछ ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन नहीं आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आप जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करो, उनके डिनोमिनेटर्स को देखो, दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों के न्यूमरेटर आसानी से ऐड हो जाएंगे, और जब दोनों के ये न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं अभी आपको लिख के दिखाती हूँ। सी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना, i इज इक्वल टू π/6 से π/3 एक लिमिट हो जाएगी। मैं यहीं पे कुछ चीज इरेज करके फिर उसे आगे लिखती हूँ। आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो बहुत अच्छे से, और फिर यही मैं लिखती हूँ, सो दैट आप एक एक चीज देख सको। ठीक है, चलो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा था इसे इरेज कर रही हूँ। प्रॉपर्टी आई होप आपको याद हो गई है। अब जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया जाए। ओके, सो फर्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड होंगे। i प्लस आई क्या देगा आपको, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, दोनों इंटीग्रल को देखो, दोनों की लिमिट सेम है, तो उसे एक बार ही लिख लो कॉमन इंटीग्रल बना के। π/6 से कहां जाना है आपको, π/3 तक जाना है। ठीक, दिस प्लस दिस, इसको इसमें ऐड करना है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार लिखो और दोनों के न्यूमरेटर को भी ऐड कर दो। ठीक है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स ऐड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आसानी से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको जब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। ठीक, इन दोनों को ऐड किया, एक ही लिमिट बना ली, अलग अलग लिमिट थी, जब दोनों की लिमिट ही सेम है, ऐड ही कर रहे हैं, तो एक कॉमन लिमिट बना लिया। ओके, और जो ये इंटीग्रैंड थे इन्हें ऐड किया। ओके जी, ऐड कर लिया, तो आप क्या देख रहे हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो सेम हो गए। इतने पोर्शन को इरेज कर दूं, आई होप ये चीज पूरी क्लियर है। इतने पोर्शन को इरेज किया जाए, दोनों का जरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेक करो आप, कैसे हैं वो, सेम है, सेम है तो कैंसिल आउट, सेम है तो क्या लिखेंगे आप, कैंसिल आउट। सो 2i इज इक्वल टू π/6 से हम गए π/3, ये चले गए, आपके पास बचा सिर्फ dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या देगा आपको, x देगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया 2i इज इक्वल टू इतने पोर्शन का इंटीग्रेशन x, लिमिट कहां से कहां है, लिमिट है π/6 से π/3। लिमिट कैसे रखी जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप खुद ही मुझे बताओ, इसे इंटीग्रेट करना आसान है या ये जो क्वेश्चन इनने दिया है इसे इंटीग्रेट करना आसान है? तो यही तो मैजिक है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज का। कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको दे दें, आप बस एकदम राइट जगह पे राइट प्रॉपर्टी लगा दोगे ना, तो आप बहुत ही इजी इंटीग्रेंड बना लोगे और बहुत ही आसानी से उसे इंटीग्रेट करके अपने क्वेश्चन को खत्म कर दोगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 2i इज इक्वल टू एक्स, π/6 से π/3 आप जा रहे हो, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखो। सो 2i इज इक्वल टू π/3 माइनस π/6। ओके, एलसीएम लो, कितना आएगा, 6 ही आएगा, है ना। तो 2π माइनस पाई, 2π माइनस पाई, π/6। ओके, इनको सब्ट्रैक्ट किया, π/6। सो हमें क्या मिल रहा है, 2i इज इक्वल टू π/6, और हमें तो i चाहिए कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो i कितना आ रहा है, π/12, और ये इसका आंसर आके खत्म हुआ। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में इंफॉर्मेशन। प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है कि a से b fx dx है अगर आपके सामने, तो उसे जब आप इंटीग्रेट करोगे तो प्रॉपर्टी लगाएंगे कैसे, a से b fx
a से b तो गया, x को रिप्लेस कर देंगे a प्लस बी माइनस एक्स से और फिर अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप ये प्रॉपर्टी 3 कुछ अच्छे तरीके से आपको क्लियर है, राइट? देख लो अपनी प्रॉपर्टी को आप, कितने आसानी से हम क्वेश्चन को खत्म किया। ओके, अब बारी आती है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 की। ये प्रॉपर्टी 4 जो है प्रॉपर्टी 3 का ही एक हिस्सा है, उसी का ये एक पार्ट है। क्या कहती है कि 0 से a fx dx है अगर, तो x को रिप्लेस कीजिए a माइनस एक्स से, और इस प्रॉपर्टी के थ्रू ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके हो ही जाते हैं। ठीक, कभी अगर मुश्किल में पड़ जाओ इन टाइप के क्वेश्चंस में तो प्रॉपर्टी 4 को बोलो फेवरेट प्रॉपर्टी और इससे अपने क्वेश्चन को खत्म करो। मैम एक एग्जांपल, चलो आ जाओ एग्जांपल देखो आप, ये रहा एक एग्जांपल आपके लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को अच्छे से लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और यहां लिखा है साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रॉपर्टी 4 किस किस टाइप के क्वेश्चंस में लग जाती है। ठीक है, तो ये रहा एक क्वेश्चन, यहां पे हम क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में ऑलरेडी है तो इसे इक्वेशन 1 कह देंगे। अब हम लगाते हैं अपनी फेवरेट प्रॉपर्टी को यहाँ पे। क्या कहती है वो कि 0 से a fx dx है, जितनी बार रिकॉल करोगे ना उतनी बार आपको याद हो जाएगा। 0 से a fx dx है अगर, तो ये बनता है 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ओके, तो a कौन है आपका, पाई बाई 2 है। तो यहाँ पे जहां जहां x है उसे आप रिप्लेस कीजिए किससे, पाई बाई 2 माइनस एक्स से, क्योंकि a माइनस एक्स से रिप्लेस करना होता है। a क्या है, पाई बाई 2, सो पाई बाई 2 माइनस एक्स से अपने इस क्वेश्चन को आप रिप्लेस करो। कहां कहां, जहां जहां x है वहां वहां आप पाई बाई 2 माइनस एक्स को रख देंगे। ठीक, आई होप ये क्लियर है। ठीक है ना, देखो हटाते हैं इसको अपन और लिखते हैं अब यूजिंग द प्रॉपर्टी। i क्या लिखोगे आप लोग, i इज इक्वल टू, ये i इज इक्वल टू जरूर लिखना। ओके, सो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ये लिखा मैंने साइन, ये लिखा 4, x को रिप्लेस किया पाई बाई 2 माइनस एक्स से, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी वो साइन 4 और यहाँ पे भी x को रिप्लेस कीजिए पाई बाई 2 माइनस एक्स से, प्लस कॉस की पावर 4x को रिप्लेस करो पाई बाई 2 माइनस एक्स से और यहां लिख लो dx। ठीक, अब क्या करना है, अब जो आपको 90 माइनस एक्स क्या होता है फॉर्मूला, 90 माइनस थीटा, राइट? साइन 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा नहीं कॉस थीटा। तो उस प्रॉपर्टी को याद करो जो 10th में पढ़ के आए हो और जरा इन्हें चेंज कर दो। ठीक है, सो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, तो लिमिट आपको लिखना ही है। तो साइन की पावर 4 है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे कैसे पढ़ेंगे, साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, लेकिन पावर में क्या है 4, तो वो भी लगा देना। तो आप यहां लिखेंगे कॉस की पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, लेकिन पावर में क्या है 4, बिल्कुल लिख दो कॉस की पावर 4x प्लस कॉस 90 माइनस एक्स कितना, साइन x, और पावर में क्या है 4, तो उसे भी लिख दो साइन की पावर 4x, ये रहा आपका dx। ठीक है, बेसिक सा फॉर्मूला है ये, तो आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन कॉस में बदल जाता है और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पॉजिटिव होते हैं क्योंकि ये सब पहले ही क्वाड्रेंट पे जाके लाई करते हैं। ठीक, ओके जी, तो ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ऑब्जर्व करो अच्छे से, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का इंटीग्रल जहां से जहां जाना है वो भी सेम है, तो क्यों ना इन्हें ऐड कर दिया जाए। तो आप इन्हें करेंगे ऐड, फर्स्ट प्लस सेकंड। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करो, सो i प्लस आई कितना देगा, 2i। इंटीग्रल तो कॉमन है 0 से पाई बाई 2, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, एक बार लिखो, न्यूमरेटर को भी ऐड कर दो क्योंकि हम 1 प्लस 2 कह रहे हैं ना, इसीलिए। तो डिनोमिनेटर सेम है, बहुत खुशी की बात है ये तो। एक ही बार लिखो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, दिस प्लस दिस कितना आएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और ये रहा आपका dx। ठीक है, अब जरा ऑब्जर्व करो आप लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, सेम हो गया मतलब क्या, ये कैंसिल आउट किया तो आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला 1, और 1 को इंटीग्रेट करना नहीं जानते क्या, कैसी बात कर रहे हो मैम, बिल्कुल जानते हैं।
1 को इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। अब मुझे खुद बताओ, बिना प्रॉपर्टी के इस क्वेश्चन को आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं, क्या सोचते हैं यहाँ पे, राइट? और इंटीग्रेशन ने इस क्वेश्चन को देखो कितना आसान बना दिया, इंटीग्रेंड को, इसे कितने आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। सही बात है, तो यही तो कमाल है प्रॉपर्टीज का। ओके, सो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, राइट? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसको हटा के, 1 का इंटीग्रेशन x मिला, और लिमिट्स को कहाँ लिखते हैं अपन, इस तरीके से 0 से π/2। ओके, पहले अपर लिमिट रखो आप लोग x की जगह पे, अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0, तो उसे हम क्यों ही रखें। ओके, सो i कितना आ रहा है यहाँ से, ये 2 यहाँ पे चला गया, i आ रहा है π/4। क्वेश्चन खत्म। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, राइट? कुछ कुछ चीजें यहाँ पे अब क्लियर हो रही होंगी। टेंशन नहीं लेना है अगर पूरे तरीके से समझ में नहीं आए कि मैम ये क्या हो रहा है। आपको थोड़ा बहुत भी अगर क्लियर हो रहा है ना, तो एक्सरसाइज में इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि जैसे ही वो एक्सरसाइज खत्म होगी आपके ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। कुछ कुछ बेसिक चीजें, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, तो आई थिंक बस इतना अगर समझ में आ जाए कि अच्छा ऐसे प्रॉपर्टी लगाते हैं, एक्स को इस तरीके से रिप्लेस किया जाता है, थोड़ी सी 10th को याद करना पड़ता है क्योंकि 10th की प्रॉपर्टी यहाँ लग गई। फिर आपने ये भी सीख लिया कि देखो ना डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 2 करो, 1 + 2 करो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम बन जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा और इंटीग्रेंड आपका इतना आसान हो जाएगा जिसे आप आसानी से इंटीग्रेट कर लोगे। अगर ये चीजें क्लियर हो गई, आप लोग बहुत अच्छे से और बहुत सारा समझ रहे हो। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, अब आपके जो मन में सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैम पता कैसे चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाना है। ठीक है, और क्या हम हमेशा इस क्वेश्चन में जो आपने हमें प्रॉपर्टी 4, देखो मैं प्रॉपर्टी 4 पे ज्यादा फोकस करूंगी क्योंकि वो इसी का ही पार्ट है और प्रॉपर्टी 4 में ज्यादा लगता है क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा प्रॉपर्टी 4 से ही सॉल्व होते हैं, इसीलिए मैं प्रॉपर्टी 4 पे फोकस कर रही हूँ। आप इसकी बातें सुनो, वो प्रॉपर्टी 3 पे भी एप्लीकेबल है। ओके जी, देखो यहाँ पे सुनो प्रॉपर्टी 4 की कुछ बातें। पहली बात कि जो भी क्वेश्चन है उसे आप आई से इंट्रोड्यूस कीजिए। किससे इंट्रोड्यूस करना है, आई से। ओके, इस बात को ध्यान देना। ओके, दूसरी बात, जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस, ये कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। जब आप खुद भी इतने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये जो चीजें मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, ये आपको भी समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ, ऐसा दिखता है तो मतलब क्वेश्चन में ऐसा किया जाता है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप अपने हिसाब से ही रूल्स बना लोगे। ये ऑब्जर्वेशंस है, राइट? ये आपको बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, कोई आपको कहेगा नहीं कि ऐसा हो तो ऐसा करो। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, आप खुद ही ये चीज समझ जाओगे, राइट? तो सबसे पहले आप आई से अपने क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस जरूर करें, आई इज इक्वल टू, राइट? उसके बाद अगर ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है और आप ऐसा कुछ देख रहे हैं, सपोज, ठीक है, यहाँ लिखा है साइन, यहाँ लिखा है साइन, यहाँ लिखा है कॉज, और यहाँ जो साइन की जो भी पावर है, ओके, ऊपर नीचे सुनते चलना, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशंस बता रही हूँ मैं, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर इस पैटर्न का कहीं क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री वाला है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉज है, और यहाँ पे पावर क्या है, एन एन, ठीक है, एन एन मतलब जो भी पावर है इसकी, इसकी और इसकी, सबकी सेम है, सेम पावर है, चाहे 1000 बनी रहे, चाहे फ्रैक्शन बनी रहे, चाहे कुछ भी रहे, राइट? अगर यहाँ पे 3/2 है तो इधर भी 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है। इस तरीके से कोई ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने है, ओके, और लिमिट आपकी 0 से π/2 है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाना है। ओके, लॉग के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे, तब भी प्रॉपर्टी 4 लगाना है। और अगर क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट का मिले, 0 से a, यहाँ है x और यहाँ पे है a - x की पावर n, अगर इस फॉर्मेट का भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तब भी आप प्रॉपर्टी 4 को लगाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट का भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, 0 से a है, इधर x लिखा है, यहाँ a - x की पावर n है, तब भी प्रॉपर्टी 4 को आप याद करेंगे, क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब कभी कभी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तब आप ऐसा देखेंगे कि हम प्रॉपर्टी 4 को लगा रहे हैं, हम बिल्कुल प्रॉपर्टी 4 को लगा रहे हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन को ऐड करके आंसर दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, राइट? आपने अपने क्वेश्चन को आई से इंट्रोड्यूस किया, तो जहां आई से इंट्रोड्यूस किया था वहां इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया था, उसके बाद आपने प्रॉपर्टी लगाई, आपके सामने जो इक्वेशन आई सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में, उसे आपने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया, फिर आपने 1 और 2 को ऐड किया, फिर आपके पास आंसर आया। जो आपको मैंने अभी क्वेश्चन समझाया उसमें आपने यही काम किया था। किसी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को
कोई इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने की भी जरूरत नहीं होती। आपने क्या किया, सपोज यही वाला पैटर्न है वो, ठीक है, यही वो पैटर्न है जहां पे सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया है, आपने इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, आपने प्रॉपर्टी लगाई ये वाली, प्रॉपर्टी लगा के आपको इक्वेशन 2 नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1 एंड 2 को ऐड नहीं करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्टली इस पैटर्न के क्वेश्चन में जब आप प्रॉपर्टी लगाएंगे, आपको डायरेक्टली एक ऐसा इंटीग्रेंड मिल जाएगा जिसे बिना ऐड किए आप आसानी से खुद ही इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो जब इस पैटर्न का क्वेश्चन आए आपके सामने, आपको कोई इक्वेशन 1 कोई इक्वेशन 2 नाम देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आया, प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी लगाने के पास आपके पास जो इंटीग्रेंड आएगा ना, वो खुद अपने आप ही इंटीग्रेट हो जाएगा, आपको कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 4 में ना इस पैटर्न के क्वेश्चंस भी आते हैं जहां हम कहीं कहीं इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करके अपने इंटीग्रेंड को इजी बनाते हैं, और कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में जो इस पैटर्न के होते हैं वहां हमें कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी लगाया, एक ऐसी एक्सप्रेशन आपके सामने आएगी जिससे आप खुद ही इंटीग्रेट कर जाओगे। ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर होगी जब आप 7.11 के क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करोगे। आप इस वीडियो को जरूर देख लो अभी, उसके बाद एक्सरसाइज मेरे साथ सॉल्व करना और एक बार और इस प्रॉपर्टी वाले वीडियो को देखना। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे ना, तब ये चीजें आपको इतने अच्छे से फिल्टर होकर समझ में आएगी ना कि अच्छा मैम ने ये चीज समझाने के लिए हमें ये बताया है। ठीक है, तो एक बार ट्रस्ट करो मुझे, इसको समझ लो, एक बार सुन लो। ठीक है, 30-40% भी क्लियर हो रहा है, बहुत सही है। आप क्वेश्चंस लगाना मेरे साथ इसके बाद, और उसके बाद एक बार फिर इस वीडियो पे आके ये प्रॉपर्टीज को सुन लेना। ये सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएंगी कि ये मैं क्या बोल रही हूँ कि 1 एंड 2 को ऐड करना है, इसे इक्वेशन 1 नाम देना है, ये सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जब मैं पढ़ती थी तब मैं सोचती थी कि क्यों हम कहीं कहीं ऐड कर रहे हैं, कहीं ऐसा कर रहे हैं, तो वो चीजें जब प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप क्लियर होगा। ठीक है, तो हो सकता था आपके मन में ऐसा डाउट आता, तो इसीलिए मैंने ये चीजें आपको बताई है। जब ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस आए ना, आप 100% ये ले लो कि आपको 1 + 2 तो करना ही है। ठीक है, जब इस तरीके का एक्सप्रेशन आए तो बस आप प्रॉपर्टी लगाओ, आंसर आपके सामने, कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कब करना है? जब ट्रिग्नोमेट्री हो। ओके, 1 + 2। कब नहीं करना? जब इस टाइप की कोई एक्सप्रेशन हो, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो, तो जब क्वेश्चंस लगाएंगे उसके बाद ये बातें और अच्छे से क्लियर होगी, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। हमने प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4 देख ली, हमने ये 2 एग्जांपल्स देख लिए। अब बारी है प्रॉपर्टी नंबर 5 की। प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6 ना, ये भी एक जैसी ही है, किसी एक को याद कर लो, काम चल जाएगा। मैं आपको एडवाइस करूंगी प्रॉपर्टी 6 को याद कर लेना। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी 5 को पहले सुन लेते हैं एक बार। क्या कहती है ये कि 0 से 2a आप जा रहे हैं। ओके, 2a, इस प्रॉपर्टी का यूज होता है एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चन में। सीरियसली वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और वो आपका क्वेश्चन नंबर 16 होने वाला है आपकी बुक का, आई सपोज। तो सुन लो क्या है यहाँ पे। 0 से 2a जा रही है लिमिट, और ये रहा आपका फंक्शन, इसे करना है इंटीग्रेट। तो आप इसे इस तरीके से ब्रेक करके लिख देते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं? 0 से a f(x) dx प्लस 0 से a f(2a - x) dx। ठीक है, 0 से 2a था, आपने 2 इंटीग्रल में ब्रेक किया, एक है 0 से a, दूसरा भी है 0 से a। एक का इंटीग्रेंड था f(x), एक का इंटीग्रेंड बना f(2a - x) dx। इसी प्रॉपर्टी का पर्टिकुलर केस ये है, और इस केस को आप याद करो, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्या कहती है ये कि 0 से 2a f(x) dx है अगर, ओके, 0 से 2a f(x) dx है अगर आपके क्वेश्चन में, तो आपको ना 2 कंडीशंस चेक करनी पड़ती है, और उस हिसाब से आप आंसर देते हो डायरेक्टली। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि अगर अपने x को आप रिप्लेस करें 2a - x से, और 2a क्या है? अपर लिमिट है इसकी, ये जो अपर लिमिट है, इस x को अगर आप रिप्लेस करें 2a - x से, और दोबारा आपको f(x) मिल जाए जो यहां लिखा है, जो ये फंक्शन आपको दिया था, अगर दोबारा आपको ये फंक्शन ही मिल जाता है, तब आप अपने इस इंटीग्रल को इस तरीके से ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं? 2 आगे आ जाता है, और ये जो लिमिट 2a थी वो सिर्फ a बन जाती है। ठीक है, क्या कहता है प्रॉपर्टी 6? बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से 2a f(x) dx अगर आपके सामने कभी आ जाए, तो इसके 2 आंसर पॉसिबल है। अब उन 2 आंसर्स में से आपको क्या लिखना है वो डिपेंड करता है इन कंडीशंस पे। तो सबसे पहले अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो आप कंडीशन चेक करते हैं। ओके, सुनो, आपने अपने f(x) को देखा, इस f(x) को आप रिप्लेस करते हैं 2a - x से।
x को किससे रिप्लेस करते हैं, 2a माइनस एक्स से। ये 2a क्या है, ये 2a अपर लिमिट है। अगर इससे रिप्लेस करने के बाद आपको दोबारा यही फंक्शन मिल जाता है, यहां पे x को 2a माइनस एक्स से रिप्लेस किया, दोबारा आपको f ऑफ x फंक्शन मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि आप इस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं करोगे, आप इसकी जगह इस इंटीग्रल को सॉल्व करके अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक, और जब आपके पास ये 0 से a आ जाता है fx dx, तो आप अपनी फेवरेट प्रॉपर्टी को याद कर लेते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, 0 से a आपके पास आ गया तो अपनी फेवरेट प्रॉपर्टी को याद करो, क्वेश्चन को खत्म करो। ठीक, ये पहला केस समझ में आया आपको किस तरीके से ब्रेक होगा। और अगर सपोज कर लो आप लोग कि यही क्वेश्चन आपके सामने था, आपने ये कंडीशन चेक करी, और जब आप इस कंडीशन को चेक कर रहे हैं, x को रिप्लेस किया 2a माइनस एक्स से, और आपके सामने माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, अगर आपके सामने माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, तब आपका जो इस इंटीग्रल का जो आंसर होगा वो होगा 0। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ 0 लिखो, काम खत्म। ठीक है, ठीक, पर मैम ये आया कैसे? तो सुनो, मैंने कहा था प्रॉपर्टी 6 इज द आउटकम ऑफ प्रॉपर्टी 5। ओके, जरा इस कंडीशन को देखो आप, अगर 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स हो जाता, यहां रख लो आप लोग, इस 2a माइनस एक्स की जगह, इस f ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह जरा f ऑफ x रखो, क्या मिलेगा आपको? ये दोनों सेम हो गए तो 2 टाइम्स ऑफ यही तो मिलेगा। सही बात है। आप लोग अगर इस f ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह माइनस एफ ऑफ एक्स रखेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी 5 को याद करने की जगह प्रॉपर्टी 6 को याद करो, ये ज्यादा अच्छे तरीके से एकदम डिकोड फॉर्म में है, अच्छे तरीके से लिखा है, आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, सो आई होप प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। क्या कहती है प्रॉपर्टी 6, मन में कहो एक बार, 0 से 2a fx dx है अगर, तो इसके 2 टाइप के आंसर पॉसिबल हैं, और वो आंसर डिपेंड करते हैं इन कंडीशन में से आपके पास क्या आ रहा है। अगर आप लोगों ने f ऑफ 2a माइनस एक्स लगा के आपको f ऑफ x मिलता है, तब आप इस इंटीग्रल को इस तरीके से ब्रेक करके लिखते हैं और फिर अपने आंसर तक पहुंचते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी 4। ओके, और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स आपको माइनस एफ ऑफ एक्स मिलता है, तब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आंसर 0 लिखना है और खुश हो जाना है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? ओके, प्रॉपर्टीज क्लियर है। तो इस पे बेस अच्छा खासा एक क्वेश्चन है, जब हम उसे सॉल्व करेंगे तब आपको ये और अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। टिल देन आपको ये प्रॉपर्टीज अपने दिमाग में एकदम फिक्स रखना है। इसे याद नहीं करना चाहते तो इसे याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम हो जाएगा। ठीक, आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 7। ये प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा आप यूज देखते हो, राइट? बहुत ही सही प्रॉपर्टी है। मैम इतनी तारीफ कर दी तो बता दो क्या है इस प्रॉपर्टी में। तो सुनो, क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस टाइप के आएंगे, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ठीक है, रीड करो जरा इसको, क्या लिखा है, माइनस ए से ए, मतलब ये दोनों सेम है, बस यहाँ नेगेटिव लग गया, यहाँ पे पॉजिटिव लगा है। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो इसको भी आपको समझने के 2 तरीके होते हैं। पहला, इस इंटीग्रल का आंसर आप इस तरीके से ब्रेक करके फाइंड कर सकते हैं, 0 से a fx dx। हो सकता है कि इसका आंसर किस तरीके से ब्रेक करके लिखें आप, 0 से a fx dx। मतलब क्या मैम, मतलब ये कि आप इसे इंटीग्रेट मत करना, आप इसकी जगह इसको इंटीग्रेट कर देना। ऐसे कैसे? ऐसे तब कर पाओगे आप जब आपका जो फंक्शन f गिवन था यहाँ पे, ये कैसा फंक्शन हो, इवन फंक्शन हो। अब ये क्या नई समस्या है? तो इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है? इवन फंक्शन का मतलब ये होता है कि आपको ये जो इंटीग्रैंड दिया है ना, आप अभी किसी से बात नहीं करेंगे, आप जैसे ही इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, आपको ये भी नहीं लिखना है। आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखा, लिमिट को देखा, फिर इंटीग्रेंड को देखो, और फिर 2 सेकंड के लिए आप इंटीग्रेंड से ही बात करो। क्या बात करनी है आपको? आपको ये बात करनी है इस इंटीग्रेंड से कि अगर इस इंटीग्रेंड में जो f ऑफ x लिखा है उसे मैंने रिप्लेस किया माइनस एक्स से, इस f ऑफ x को मैंने यहां लिखे x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, और मुझे मिल जाता है f ऑफ x। x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, लेकिन उसके बाद भी मुझे वही इंटीग्रेंड मिल रहा है, वही f ऑफ x मिल रहा है। अगर ऐसा करिश्मा हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। हमारा फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन है। ठीक है, कब? जब इस इंटीग्रेंड में x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से और फिर से हमें f ऑफ x ही मिल गया, तो फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन। और अगर आपका फंक्शन इवन फंक्शन है तो आप इसे इंटीग्रेट नहीं करोगे, आप इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं और फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे। ये चीज क्लियर है? ये याद हुआ? ओके,
क्लियर है कंडीशंस? ओके जी, अब बात करते हैं इसका सेकंड केस। सपोज आपके सामने यही क्वेश्चन है -a से a f(x) dx। आपको पता है कि जब इस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, बस यहाँ नेगेटिव का साइन लगा है, तो सबसे पहले हम किससे बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेंड से। इंटीग्रेंड को उठाया, वहां पे x की जगह माइनस रखा, और सपोज आपको f(x) नहीं मिला, आपको पता है क्या मिला? आपको मिला -f(x). अगर -f(x) मिल गया तो फंक्शन जो है, इस फंक्शन को कहा जाता है ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन के केस में इसका इंटीग्रल तो 0 होता है। और हम हमेशा जब मैं पढ़ती थी इन क्वेश्चंस को, तब मैं तो हमेशा यही चाहती थी कि काश ऑड फंक्शन आ जाए तो आंसर 0 लिख दे। ठीक है, सो यही एक प्यारी सी प्रॉपर्टी है ये वाली भी। ठीक है, कि अगर फंक्शन ऑड आ रहा है मतलब क्या कि x को रिप्लेस करो -x से, तो f ऑफ -x, अगर आपको -f(x) मिल जाता है तो फंक्शन ऑड है, बहुत अच्छे से खुश हो जाओ, बहुत अच्छी सी स्माइल अपने चेहरे पे लेके आ जाओ और आंसर को 0 लिख के खुश हो जाओ। ठीक, क्लियर है क्वेश्चन? प्रॉपर्टी क्लियर है अच्छे तरीके से? तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी है ये भी। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन देखो तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सी सपोज ये क्वेश्चन आपके सामने पेपर में आया, यहाँ लिखा है i इज इक्वल टू -1 से 1, और ये क्या है? साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x dx। ठीक, अब जैसे ही ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, तब आपकी जो नजरें हैं वो लिमिट पे जाके रुकनी चाहिए। आप देख सकते हो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम है ना, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है, मतलब ये क्वेश्चन तो मैम, ये क्वेश्चन तो जो अभी आपने प्रॉपर्टी बताई उसके जैसा ही है। हाँ, तभी तो वो क्वेश्चन दिया मैंने। सो -a से a f(x) dx, ये क्वेश्चन तो इस फॉर्मेट का है, और इस फॉर्मेट में 2 तरीके के आंसर पॉसिबल होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन इनने हमें दिया है, फंक्शन क्या है आपका? ये रहा फंक्शन। पहले इंटीग्रेट करने के बारे में मत सोचना, जैसे ही इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको किससे बात करनी है? आपने डिकोड कर लिया ना कि हाँ प्रॉपर्टी नंबर 7 लगने वाली है, इवन ऑड वाली। ठीक है, तो इतना समझ के उसके बाद आप किससे बात करेंगे? उसके बाद आप सिर्फ इस फंक्शन से बात करेंगे। फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन है यहाँ पे साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x। ये रहा आपका फंक्शन। फंक्शन से आपने बात की, अब आपको क्या करना है? x को रिप्लेस करना है -x से। ठीक, और सुनते चलो पूरी बातें। हमने फंक्शन को देखा, फंक्शन में x को रिप्लेस किया -x से, मतलब हमें क्या मिला? मतलब हमें f ऑफ -x मिला। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। अगर हमें फिर से f ऑफ x मिल जाता है तो ठीक है, फंक्शन इवन फंक्शन है, थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए। और अगर हमने x को रिप्लेस किया -x से और हमें -f ऑफ x मिल गया, तब तो हम बहुत अच्छे से खुश हो जाते हैं, क्योंकि फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन में o आता है, o का मतलब ये 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, याद करने का तरीका है, जैसे याद कर सकते हो वैसे याद किया करो, एकदम खुशी खुशी पढ़ा करो। ठीक है, तो फंक्शन आपका ऑड है। ठीक है, और हम हमेशा क्या चाहते हैं कि फंक्शन हमारा ऑड हो। चलो ठीक है, अब चाहने से क्या होता है, सॉल्व करके देखते हैं क्या हो रहा है क्वेश्चन में। ठीक, ये फंक्शन था, यहाँ पे मैं x को रिप्लेस कर रही हूँ -x से, तो साइन x को रिप्लेस किया -x से। अच्छा, इसको ऐसे लिखने में कुछ गलत है क्या? लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, ठीक है ना ये? ठीक, फिर इधर भी आ जाओ, cos x को रिप्लेस किया हमने -x से, और फिर से कुछ गलत नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? हम जानते हैं मैम कि साइन माइनस थीटा, यहां नहीं लिख रहे, इधर आ जाओ। हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है। और cos माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा होता है। cos क्या करता है? cos ना ये एंगल वाला नेगेटिव वापस नहीं करता, वो खुद ही ले लेता है, वो पॉजिटिव हो जाता है ना? cos यही तो करता है। साइन के पास माइनस थीटा आएगा तो वो नहीं रखता, वो बोलता है माइनस बाहर जाओ, तो माइनस बाहर आता है, माइनस साइन थीटा। cos के पास माइनस थीटा आता है तो वो बोलता है नहीं, बाहर नहीं जाएगा, वो उसको ही खुद ही पॉजिटिव बना लेगा। ठीक है, सो cos माइनस थीटा आपको cos थीटा देता है। अब इन्हीं 10th क्लास की प्रॉपर्टीज का यूज हम अपने 12th क्लास में करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे ये माइनस जंप करके बाहर आएगा, सो माइनस साइन एक्स की पावर 5, और ये क्या मिलेगा? cos नेगेटिव नहीं देता, वो कहता है नहीं नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव रहो, तो इसने नेगेटिव ले लिया, और यहाँ मिलता है आपको cos x की पावर 4।
ठीक है। 5 क्या है? ऑड है। किसी भी नेगेटिव पे अगर आप ऑड नंबर रखेंगे पावर में तो आपको क्या मिलता है? नेगेटिव मिलता है। तो ये नेगेटिव बाहर आ गया। अब पावर साइन को दे दो तो इसे मैं ऐसे लिख देती हूं, माइनस साइन की पावर 5, ये थोड़ा अच्छे से लिखते हैं अपन, माइनस साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x। ठीक, अब आप, मुझे लग रहा है खुश हो रहे हो बहुत ज्यादा, पूछो क्यों? ये तो एफ ऑफ एक्स है, चेक करो कहाँ है एफ ऑफ एक्स, ये रहा, ये तो आपका एफ ऑफ एक्स है, देखो, है ना। और इस एफ ऑफ एक्स के आगे क्या लिखा है? माइनस। तो ये क्या हुआ? माइनस एफ ऑफ एक्स। और आप तो बहुत अच्छे तरीके से खुश हो चुके हो यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आपका फंक्शन कैसा है? आपका फंक्शन ऑड है, और जब फंक्शन ऑड होता है उस केस में इस इंटीग्रल का आंसर 0 आता है, राइट। तो बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें, बस इतना सोचना पड़ा यहाँ पे ऑड है कि इवन है, इसको हमने समझ लिया, हमें पता चला फंक्शन ऑड है, हम बहुत अच्छे से खुश हो चुके हैं और हमने इसका आंसर 0 लिख दिया है और हमें फुल मार्क्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज को आप यूज करो। देखो मतलब आप कैसे इंटीग्रेट करते, कितनी मेहनत लगाते हैं यहाँ पे, राइट। पावर में था, आप पावर को कम करने की कोशिश करते, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के साथ संघर्ष करते और उसके बाद आप कहीं जाके उसे इंटीग्रेट करते, राइट। लेकिन प्रॉपर्टी से देखो कितना आसान हो गया, सब कुछ आसानी से आंसर आ गया, राइट। तो इसका आंसर 0 था, क्वेश्चन आपका होता है खत्म। अब चल इसके साथ एक्सरसाइज 7.11 का इंट्रोडक्शन होता है पूरे तरीके से फिनिश। जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज को आप अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। फिर एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये पूरा एकदम और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तब आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा, यहां जाइए, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में क्लास 12 पे करना है आपको क्लिक। फिर क्लास 12 में जो भी हमारे एजुकेटर्स जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। सपोज आप क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 देखना चाहते हैं, यहां जाइए, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। फिर आपके सामने एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स को हमने टारगेट किया है। तो उस चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ वो सब कुछ आपको एक सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाएगा। आप जिस भी एक्सरसाइज को, जिस भी एक्सरसाइज के कंसेप्ट को ओवरव्यू करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जस्ट आप उसके लिंक पे करें क्लिक और आप तैयार हैं पढ़ने के लिए। ओके, सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को। वीडियो लेक्चर्स अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को आपको शेयर भी करना है, क्योंकि आप जानते हैं नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।